क्वेश्चन बोल रहा है स्क्यू लाइन से पूछ रहा है। लाइन्स इन स्पेस, स्पेस में लाइन है, ना ही पैरेलल होता ना ही इंटरसेक्ट करता, ना ही पैरेलल और ना ही इंटरसेक्ट। जब ऐसा लाइन पूछे ना ही पैरेलल होता है और ना ही इंटरसेक्ट करता है, तो वैसे लाइन को कहते हैं स्क्यू लाइन। याद रखना, स्क्यू लाइन, ऐसे लाइन को कहते हैं स्क्यू लाइन। ठीक है, याद रखना इसके बारे में। ठीक है, सच लाइन आर कॉल्ड स्क्यू लाइन। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, इन्वर्स में जो है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, उसमें जो है डोमेन और रेंज पूछ सकता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इजी है, तो इसलिए छोड़ना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को एकदम। ठीक है, बना के आना है। देखेंगे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डोमेन पूछ रहा है साइन इनवर्स एक्स का, y बराबर साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन पूछ रहा है। डोमेन रेंज क्या होता है ये डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, क्लास 11 में पढ़ना है। तो अगर जो लोग अच्छे से क्लास 11 पढ़ेगा उनको पता होगा व्हाट इज़ डोमेन एंड व्हाट इज रेंज। सिंपल में हम बता देते हैं, एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए y डिफाइन है उसको कहते हैं डोमेन, और रेंज होता है एक्स के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू लिख लेगा। ठीक है, डोमेन के करस्पॉन्डिंग वो होता है रेंज। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे एक्स जो होगा कहाँ से कहाँ तक होगा जिसके लिए y डिफाइन है, तो उसको डोमेन पूछ रहा है। तो वहाँ एक साइन इनवर्स एक्स में जो डोमेन होता है, याद रखना हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना डोमेन -1 से 1 के बीच में होगा साइन इनवर्स में। ठीक है, याद रहेगा। और एक दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स का रेंज पूछ रहा है। y बराबर कॉस इनवर्स एक्स है, इसका रेंज पूछ रहा है। रेंज क्या होगा? तो ये था साइन इनवर्स का डोमेन, और साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, ओपन नहीं, क्लोज। -1 से 1 में भी क्लोज है, ध्यान रखना, क्लोज ओपन का खेल है, बच्चे कंफ्यूज हैं। -1 से 1 के बीच में याद रहता है, लेकिन ओपन ब्रैकेट होगा क्लोज होगा वो याद नहीं रहता, तो हमेशा क्लोज ब्रैकेट होगा डोमेन में भी और रेंज में भी। तो कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है 0 से π के बीच में, 0 से π के बीच में। और डोमेन दोनों का सेम होता है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों का डोमेन सेम होता है। पूछ रहा कॉट इनवर्स का रेंज क्या होगा? तो कॉट इनवर्स का जो डोमेन होता है वो सब रियल वैल्यू होता है, ऑल रियल आर, लेकिन रेंज जो होता है वो रेंज होता है किसका? y बराबर कॉट इनवर्स एक्स का। तो रेंज होता है 0 से π, लेकिन ओपन ब्रैकेट, ध्यान रखना, कॉस में क्लोज ब्रैकेट, कॉट में ओपन ब्रैकेट। ठीक है, पूछ रहा है मैट्रिक्स का क्वेश्चन। 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम। 2 मैट्रिक्स बराबर कब होता है? जैसे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे लिखे A B C D, ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर कर लेते हैं, और दोनों बराबर है, मान लेते E F G H। ठीक है, ये भी 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए बराबर के लिए। तो 4 ऑप्शन है। पहले नंबर ऑफ रो बराबर, ऐसा तो कुछ है नहीं कि नंबर ऑफ रो बराबर होगा। नंबर ऑफ कॉलम बराबर, नंबर ऑफ कॉलम ठीक है होता है, लेकिन कोई ऐसा चीज़ जिसमें पूरा चीज़ आ जाए, ये भी देखना है। नंबर ऑफ रो ठीक है, रो बराबर होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम बराबर, चलो वो भी होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा है जिसमें पूरा आ जाए, हो सकता है रो और कॉलम दोनों आ जाए। चारों ऑप्शन को पढ़ना, नहीं कि सिर्फ देखा अच्छा नंबर ऑफ रो बराबर चलो मारो, ऐसा नहीं। तीसरा ऑर्डर बराबर, ऑर्डर मतलब हम लोग जानते ही है 2 क्रॉस 2, यानी जितना ऑर्डर पहले का होना चाहिए उतना ऑर्डर दूसरे का, अगर जरा सा भी चेंज हुआ तो दोनों का ही बराबर नहीं होगा। और चौथा बोला एलिमेंट बराबर, तो एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, जैसे E F G H यहाँ पर दिया, यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ 3 होगा, उससे मतलब नहीं है ना। तो हमेशा याद रखना 2 मैट्रिक्स को बराबर होने के लिए उसका क्या होना चाहिए? बराबर ऑर्डर, ऑर्डर ऑलवेज सेम। ठीक है, बोला B इज द इनवर्स ऑफ A, देन A इज ऑल्सो द, बोला B जो है इनवर्स है A का, मतलब A बराबर B इनवर्स। B इनवर्स है किसका? A का, तो A भी क्या होगा? B का पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं दोनों तरफ अगर इन्वर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ अगर इन्वर्स लेते हैं तो इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है? सेम आ जाता है, हम लोग जानते हैं, सेम मैट्रिक्स, तो B हो जाएगा। तो देख रहे हैं B अगर इन्वर्स है A का, तो A भी क्या आ रहा है? B का इन्वर्स आ रहा है। इसका मतलब अगर एक मैट्रिक्स दूसरे का इन्वर्स होगा तो दूसरा भी पहले का क्या होगा? इन्वर्स होगा, तो आंसर हो जाएगा इन्वर्स। ठीक है, बोल रहा M क्रॉस N मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा? M और N में। तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है? बराबर। इन केस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है? बराबर होता है, दैट इज
m बराबर n होगा, ठीक है। यानी फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम हमेशा बराबर होता है, m बराबर n हो जाएगा, ठीक है। एक होता है स्क्यू मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए स्क्यू सिमेट्रिक क्वेश्चन पूछ रहा है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए ट्रांसपोज यानी मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसके लिए ए ट्रांसपोज होना चाहिए, बराबर होना चाहिए -a के, ठीक है। दिस इज द कंडीशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, -a के, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a होना चाहिए, ठीक है। इसको याद रखना है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, -a के, ठीक है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है इसको देखते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन क्या है, बोले ए इज स्क्यू मैट इफ, पहला ऑप्शन है ए ट्रांसपोज बराबर 1 - a, क्या ये होगा, ए ट्रांसपोज बराबर 1 - a, गलत है। बी बोल रहा है ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए। सी बोल रहा है ए स्टार इस तरह से स्टार समझते हैं बराबर ए, और डी में है नन ऑफ दिस। तो क्या हो सकता है इसमें, हम लोग जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या है, ए ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, -a के, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो -a का कहीं भी आता पता नहीं, लेकिन हाँ एक आंसर मिल रहा है जो इससे रिलेटेड है, जो सही हो सकता। कभी कभी ऐसा हुआ कि आंसर सेम नहीं आएगा, लेकिन ऐसा होगा जो हो सकता है कि ये हो सके। तो जैसे ए ट्रांसपोज तो 1 - a नहीं होगा, ए स्टार भी ए नहीं होगा, लेकिन बी नंबर देखेंगे ए ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं है। हालांकि हम लोग देख रहे हैं ए ट्रांसपोज -a के बराबर, ए के बराबर नहीं होता, इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। कभी कभी घुमा के भी पूछ सकता है, डायरेक्ट नहीं देगा माइनस से, बोलेगा ए ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं। हाँ, तो हम लोग जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं होना चाहिए ए के बराबर कब, जब सिमेट्रिक होगा। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में फॉर सिमेट्रिक यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, याद रखना, ठीक है। ट्रांसपोज कैसे निकलता है, जब किसी मैट्रिक्स को रो और कॉलम में इंटरचेंज करते हैं तो वो ट्रांसपोज निकलती है। जैसे जो कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लेते हैं ज़्यादा नहीं लंबा लेते हैं, 2 × 2 लेते हैं, इस तरह का। अगर इसका ट्रांसपोज निकालना है, ये किसी भी ऑर्डर के लिए सेम इसी तरह से अप्लाई होगा। तो कैसे, रो को कॉलम में चेंज कर देना, रो होता है हॉरिजॉन्टल और कॉलम होता है वर्टिकल। तो ये जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देना इस तरह से। पहला रो था तो पहला कॉलम में चेंज हो गया, दूसरा रो है तो इसको दूसरे कॉलम में। तो ये कहलाता है ट्रांसपोज करना, ठीक है। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोल रहा फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए, इन्वर्स मतलब फंक्शन का इन्वर्स डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए। तो फंक्शन का इन्वर्स डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन है, 4 ऑप्शन इसको देखेंगे। यानी फॉर इन्वर्स टू बी डिफाइंड, यानी किसी फंक्शन का इन्वर्स डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए। तो पहला है ए में देखेंगे, ए में है 1 होना चाहिए इन्वर्स डिफाइन होने के लिए। बी बोल रहा है ऑन2 होना चाहिए, और सी बोल रहा है 1 एंड ऑन2, यानी 1 भी होना चाहिए और ऑन2 भी होना चाहिए। और डी बोल रहा नन ऑफ दिस। तो इसमें से क्या हो सकता है आप बता सकते हैं। अगर जो पढ़े हैं वो लोग 11 में वो जानते हैं इन्वर्स डिफाइन होने के लिए फंक्शन मस्ट बी 1 एंड ऑन2। 1 एंड ऑन2 फंक्शन का ही इन्वर्स डिफाइन होता है, ठीक है। 1 ऑन2 क्या होता है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में देखना नहीं है, बस इसको याद रखना है। अब ये भी एक कह सकते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी पे है कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर क्या होगा, साइन इन्वर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं साइन इन्वर्स एक्स रहे या कॉस इन्वर्स एक्स रहे या टैन इन्वर्स रहे या सेक इन्वर्स एक्स रहे या कॉसेक इन्वर्स एक्स रहे, इस तरह का किसी 6 में से किसी ट्रिग्नोमेट्रिक में रह सकता है। तो इसका जो आंसर होता है
वो होता है एक्स, लेकिन इसमें कंडीशन है कि एक्स जो है अपने डोमेन में होना चाहिए। यानी एक्स का डोमेन क्या हम लोग जानते हैं, -1 से 1, यानी एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तभी ये डिफाइन है। फिर पूछा डोमेन ऑफ y बराबर tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का जो डोमेन होता है y बराबर tan इनवर्स x, तो उसका होता है सभी रियल होता है डोमेन, ठीक है। tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल। बोल रहा है y बराबर sec इनवर्स x, तो उसका रेंज पूछ रहा है y बराबर sec इनवर्स x, तो उसका रेंज क्या होगा, रेंज। तो रेंज क्या होता है sec इनवर्स x का, हम लोग देखेंगे। sec इनवर्स x का जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है। बस इसमें एक चीज़ छूट जाता है, वो क्या छूटता है, π/2, ठीक है। π/2 जो है हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। 0 से पाई के बीच में होगा और π/2 जो है छूट जाएगा। इसको बिग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसको हम लोग कर्ली में लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो 0 से पाई के बीच में होता है रेंज, बस π/2 छूट। जैसे कॉस का होता है सेम उसका उसी तरह होता है, बस -π/2, यानी ये डिफरेंस सेट होता है। हम लोग सेट में पढ़े होंगे, डिफरेंस सेट मतलब ए डिफरेंस बी, मतलब ए का सभी एलिमेंट होगा लेकिन वो छूट जाएगा जो बी में प्रेजेंट है। तो ये देख सकते हैं दोनों डिफरेंस, मतलब 0 से पाई के बीच में सब होगा, 0 पाई को भी लेना है लेकिन इसके बीच में π/2 को छोड़ देना है, ठीक है। और एक है इस तरह का जो पीछे हम लोगों ने देखा था, इससे रिलेटेड है, दो भी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन जितने भी मैंने अभी तक कराए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम आप कह दिए तो 90% इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके बोर्ड में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन का है, √a² - x² का डी। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था x² + a² x² - a² का देखा था, x √a² - x² 2 + a² 2 एंड log x + √x² + a² और माइनस में था तो x² - a² था, इस तरह का था। ये जो होता है इस तरह का ए जब पहले होता है इसमें साइन में आता है, कैसे आता है ये देखेंगे। x सेम ये लिखेंगे a² - x² 2, ठीक है। फिर प्लस आता है a² 2, फिर आता है साइन इनवर्स x/a, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। और प्लस कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है ना, कांस्टेंट भी लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसका आंसर हो जाएगा ये। एक और क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ही का है, पूछ रहा है x × dx का। तो हम लोग जानते हैं x × dx का क्या होता है, x/log a, है ना, नेचुरल लॉग, है ना, बेस में ही इस तरह का। तो x/log a होता है, या ln a लिखा रहता है, ठीक है। बोला डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन ऑफ द फॉर्म, इस तरह से दिया हुआ है dy/dx, ठीक है, प्लस py बराबर q। यहाँ y और q में कुछ होगा, है ना, और p कोई कुछ फंक्शन हो सकता है। तो ये जो है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पूछ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर। तो ऑर्डर हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन का डीसी से निकलता है, डेरिवेटिव। जो dy/dx होता है उसको दिखाता है कि फर्स्ट है या सेकंड है। अगर dy/dx है तो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर का। अगर d2y/dx होता, ठीक है, अगर d2y/dx² होता तो सेकंड होता, d3y/dx³ होता तो थर्ड ऑर्डर होता, इस तरह से। और एक होता है ऑर्डर, एक डिग्री पूछता है, डिग्री देखा जाता है जो हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा उस पर जो पावर होगा। जैसे एक पूछ दे कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे इस तरह का, dy/dx का होल स्क्वायर प्लस d2y/dx का होल क्यूब बराबर 2। पूछे इसका ऑर्डर और डिग्री, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा, देख सकते हैं। सेकंड ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर देखा जाता है, और हाईएस्ट ऑर्डर पे जो पावर होता है वही कहलाता है डिग्री। तो यहाँ डिग्री कितना हो जाएगा, 3। तो ऑर्डर डिग्री से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, डिग्री 3 और ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इज 2, ठीक है। तो ये था ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ, एक वेक्टर का है, एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया वेक्टर का। क्या पूछ रहा है, फॉर एनी स्केलर, मान लेते हैं के कोई स्केलर है, ठीक है, के क्या है, कोई स्केलर है, ठीक है, के इज एनी स्केलर, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है के मल्टीप्लाई किया था 0 वेक्टर से तो बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अब किसी वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन होता है तो वह रिजल्ट भी एक वेक्टर ही आता है। हम लोग जानते हैं वेक्टर का जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी वेक्टर का जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो रिजल्ट क्या आता है, वेक्टर। यहाँ पे 0 वेक्टर है तो 0 वेक्टर में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सर क्या आएगा, एक 0 वेक्टर। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है 0 वेक्टर। तो आंसर हो जाएगा 0 वेक्टर। तो इस तरह से याद रखना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा। और एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो क्वेश्चन है वेक्टर प्रोडक्ट से स्केल, हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर का दो प्रोडक्ट होता है कि स्केलर और वेक्टर, है ना। तो स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग देखते हैं, स्केलर प्रोडक्ट में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंपल क्वेश्चन कि दो वेक्टर है उसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकलता है, दो वेक्टर का यानी डॉट प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, तो निकलता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, इस तरह से निकलता है। और इसी तरह से वेक्टर प्रोडक्ट निकल, और इसकी मदद से हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं। कैसे, इस तरह से। इसको अगर हम इधर भेजेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड बटा बी का मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, यानी ए डॉट बी, जैसे कोई वेक्टर दे दे, ए वेक्टर बराबर दे दे 2i कैप प्लस 3j कैप और बी वेक्टर बराबर दे दे 4i कैप प्लस 6k कैप। तो ए डॉट बी अगर करना है, ए डॉट बी, तो ये कैसे किया जाएगा, आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करना, जे कैप को जे कैप और के कैप रहेगा तो के कैप से। तो देखेंगे आई कैप वाला आई कैप से, तो 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 6 ज़ा, यहाँ पे के कैप है, जे कैप वाला टर्म है नहीं तो जे से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जे कैप नहीं तो 0 होगा, तो वो 0 हो जाएगा। प्लस के कैप वाले को के कैप से, तो के कैप का साथ 6 है, यहाँ पे के कैप वाला टर्म नहीं है तो वो भी 0, यानी आंसर आएगा 8। यानी आई डॉट आई होगा, जे वाला जे के साथ होगा, के वाला के साथ, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को। उसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ए क्रॉस बी, तो क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू, यहाँ कॉस था इसमें साइन थीटा होता है, यहाँ पे एन कैप आता है एक यूनिट वेक्टर, क्योंकि एक क्रॉस प्रोडक्ट है जो वेक्टर देता है ना। क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ मैग्नीट्यूड हो गया ए बी साइन थीटा और एन कैप हो गया उसका डायरेक्शन, ठीक है। इसको याद रखना है। और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का, ठीक है, ये था क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का एक तरीका भी होता है जो हम लोग निकालते हैं डिटरमिनेंट से, इस तरह से आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, इस तरह से। और जो वेक्टर मान ले दिया जाएगा, ए वेक्टर मान लेते हैं, सपोज दैट दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इस तरह से। और बी वेक्टर है 4i कैप प्लस 5k कैप प्लस 6j कैप, इस तरह से। तो आई जे क्या लिख दिया, इसमें फर्स्ट वेक्टर का लिखेंगे 2 3 4, सेकंड 4 5 6, इस तरह से डिटरमिनेंट से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल।